प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आपके साथ आज का खेल जिसका नाम है 10 का दम। आज का हमारा टॉपिक वे ऑप्टिक्स। इसमें खास दो सेक्शन, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। उसमें भी इंटरफेरेंस में YDAC एक क्वेश्चन जनरली उससे आ जाता है, और 12 का टॉपिक है तो एक क्वेश्चन डिफ्रेक्शन जो है उसमें क्वांटम ऑफ डिफ्रेक्शन वहाँ से भी आ सकता है। थोड़ा आइडिया आपको होना चाहिए पोलराइजेशन के हिसाब से कि लॉ ऑफ मॉलस क्या होता है, जो आपके लिए ब्रिस्टल एंगल वो क्या होता है, तो उसका भी हल्का सा आइडिया रखेंगे तो कुल मिलाकर ये आपके लिए सीधे स्कोरिंग देने वाला सेक्शन है। अभी तक इसका अगर हम देखें 3 साल 2021 एक क्वेश्चन, 2022 एक क्वेश्चन, 2023 एक क्वेश्चन, लेकिन जो री एग्जाम हुआ, ओवरसीज हुआ, उसमें 2 दिख रहा है। और अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि वेटेज बढ़ाया जा रहा है 12 का, तो मुझे लग रहा है कम से कम 2 क्वेश्चन तो आपका इसमें इंतजार कर रहे हैं। अब 2 टॉपिक ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट उसमें भी YDAC, और दूसरा क्वांटम ऑफ डिफ्रैक्शन। तो हम जरा हल्का सा ग्लांस रिवीजन करें, कुछ ऐसा आपका कंटेंट तैयार किया है कि आपको लगेगा हर क्वेश्चन एक ट्रिक से हो सकता है। वो ट्रिक क्या आती है जरा देखें, एक हल्का सा ग्लांस रिवीजन करें। जो हमारे पास यहाँ पे कोहेरेंट सोर्सेज हैं उनके हम 2 चीज लेके चलेंगे क्वेश्चंस करने के लिए। अगर उनकी इंटेंसिटी अलग अलग है तो क्या, और आइडेंटिकल है तो क्या। ज्यादा आपका क्वेश्चन यहां से आता है। कैसे हमको इसकी प्रैक्टिस करें, तो मैंने यहां दिखा रखा है कि फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस का रिलेशन जो आप जानते हैं 2π/λ। जब चाहें किसी भी पार्ट डिफरेंस के लिए आप फेज डिफरेंस लिख सकते हैं, वो प्रैक्टिस करने के लिए लिखा है। अब जरा पहले मैं बात कर लूं, यहां क्वेश्चन चलता जब भी तो आपको इंटेंसिटी रेशियो की बात करते हैं। Imax अपॉन I मिनिमम दे देंगे तो I1/I2 पूछ लेंगे। I1/I2 दे दिया तो Imax अपॉन I मिनिमम पूछ लिया। कभी कदार फ्रिंज पैटर्न की जो डिग्री होती है जिसको हम फ्रिंज की बोलते हैं विजिबिलिटी, वो भी आपसे पूछ सकते हैं। Imax माइनस I मिनिमम अपॉन Imax प्लस I मिनिमम, वो जैसा होगा देख लेंगे। लेकिन फिलहाल इसकी प्रैक्टिस हल्की से कर लें ताकि आपको इसको कभी कन्वर्ट करने में दिक्कत ना आए। मान लीजिए दोनों आइडेंटिकल है तो मैंने इसको यहाँ पर I1I2 को I0 लिखा, ये बन गया, 2I0 कॉमन आ गया। बनने वाला रिलेशन ये इंपॉर्टेंट है, इसको MTR कर लें। अब अगर मैं बोलूं किसी पोजीशन पे जहां वेव्स मिल रही है पार्ट डिफरेंस लैम्डा है, इसका मतलब सीधे फेज डिफरेंस क्या हो गया 2π। यहां पे रख के देखोगे तो दिख भी जाएगा। आगे से आप देखना, जब भी आपको लैम्डा से पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस में जाना है तो चीज को डबल कर दो और लैम्डा की जगह पाई लिख दो। डबल करा और लैम्डा की पाई लिख दिया, डबल किया और लैम्डा की पाई लिख दिया, डबल किया 2π लिख दिया, डबल किया बाई 2 पाई लिख दिया, डबल किया बाई 2 7/2 पाई लिख दिया। अब जो यहां डेल्टा फाई आया है उसको रखने में बाई 2 फिर ध्यान रखना, यहां गलती होती बच्चों से। तो 2π/2 पाई cos पाई -1 स्क्वायर प्लस 1 4I0, यानी कि यहां पे एक तरह मैक्सिमम सब मिलकर हो गया। आपके लिए 0 होता तो भी 4I0, और यहां पे जब आपके लिए पाई आया तो भी क्या 4I0, यानी कि एक तरह कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। जब यहां बोले तो λ/2 पाई 2 0 0, λ/3 2π/3 2π/3 अपॉन 2 π/3 cos π/3 60 1/2 का स्क्वायर 1/4, 4 से 4 गया, λ/4 π/2 π/2 π/4 cos 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2 2 4 2I0। इसको भी अगर हम बोले तो 7 λ/4 7 π/2, यानी कि एक रोटेशन तो हो गया, दूसरा हो रहा है और दूसरे में कितना कम कर दो π/2, तो 4π - π/2। जब इसे करोगे तो यहां पे π/2 से π/4 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2 2 4I0 2I0। अब आपको कुछ भी दे सकते हैं इंटेंसिटी, आपको बोले अगर ये दोनों का केस है, अगर ये k है तो k/2 है, ये दोनों का केस है, ये k है तो ये भी k है। इसका पूछेंगे नहीं रेशियो वाली बात तो वहां करेंगे जहां पे दोनों चीज न्यूमेरिकल हो और अपन आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक, अब ये जो आपका दूसरी चीज है, इसके अंदर जो पैटर्न बना स्क्रीन पर, वहां सबसे इंपॉर्टेंट फ्रिंज विड्थ, किसी भी ऑर्डर का ब्राइट फ्रिंज, किसी भी ऑर्डर का डार्क फ्रिंज, उसके लिए पार्ट डिफरेंस कितना, उसको स्क्रीन पर कहां बनेगा। मेजरमेंट हम करते हैं सेंट्रल, जो आपका 0 ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज है वहां से करते हैं, जिसको अपन सेंट्रल मैक्सिमा भी कहते हैं, रेफरेंस फ्रिंज भी कहते हैं। तो उसको समझाने के लिए मैंने हल्की सी बात ऐसे करी है। आपके पास रिजल्ट आपको मालूम है, लेकिन फॉर्मूले से करोगे टाइम लग जाएगा। मैंने इस चीज को यहां कैसे लिखा हुआ इसको समझना, फिर इसको आपको दिख जाएगा जो आपको सबको मालूम है
कि बीटा क्या होता है, फ्रिंज विड्थ। दो कंसेक्यूटिव ब्राइट हो तो उनके बीच का डिफरेंस भी यही होता है, दो कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंज हो उनके बीच का डिफरेंस भी यही होता है, जिसको आप बोलते हो फ्रिंज विड्थ। लैम्डा डी कैपिटल अपॉन स्मॉल डी एमएम ऑर्डर और कैपिटल डी मीटर ऑर्डर। अब मैं यहां पर कह रहा हूं ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, रेफरेंस के हिसाब से इसको आप बोलते हो जीरो ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज। हमेशा उसके बाद बनेगा पहले डार्क फिर बनेगा ब्राइट, इसको जीरो ऑर्डर बोला तो फर्स्ट डार्क फर्स्ट ब्राइट सेकंड डार्क सेकंड ब्राइट, जैसा ऊपर पैटर्न वैसे नीचे, फर्स्ट डार्क फर्स्ट ब्राइट सेकंड डार्क सेकंड ब्राइट। आपका जवाब यहां पे जो दिख रहा था, आप आराम से इस जगह पीछे चलें, ये ब्राइट के हिसाब से कोई भी आपको अगर पूछा जाए ब्राइट के हिसाब से आप सीधे बोलोगे यहां पर कि भाई n 1 2 3 है, सेवंथ ब्राइट 7 लैम्डा, फिफ्थ ब्राइट 5 लैम्डा। जब उसको लिखोगे तो ये बन गया n बीटा, और यहीं से ट्रिक बनी है n बीटा। यहां बना n बीटा, n यहां 1 2 3 4 है, सीधे बोलूंगा बताइए साहब पांचवी ब्राइट कहां बनेगी, सीधे स्क्रीन डिस्टेंस कहलाएगी 5 बीटा। जो कहां से मेजर कर रहे हो, कहां से कर रहे हो, स्क्रीन के सेंटर, जो कि जीरो रेफरेंस हमारी ब्राइट फ्रिंज ऑर्डर के हिसाब से सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है या जीरो ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज है। जब मैं इसके लिए जाता हूं डार्क फ्रिंज के लिए, तो डार्क फ्रिंज के लिए यहां पर ये ऑड नंबर चल रहा है 2n-1। जब इसको रखोगे यहां पर आप कुछ भी, अगेन आपका जवाब ये जो बना, इसको मैं बता रहा हूं ये तो एक रिक्वायर्ड पार्ट डिफरेंस है। किसी भी ऑर्डर का आपसे पूछा जाए डार्क फ्रिंज, मैंने बोला फिफ्थ, यहां रखा 5 क्योंकि n = 1 2 3 है। अगर मैं बोलता हूं यहां पर रखने के बाद जब इसको स्क्रीन पर डिस्टेंस दिखाऊं तो अगेन यहां पे एक दिख गया आपको क्या, ये बीटा है, तो 2n-1/2 और बीटा, तो इसको लिखा 2n-1 बीटा बाई 2। तो आपकी दो चीज बन गई, एक आपके लिए n बीटा किसके लिए, ब्राइट ऑर्डर के हिसाब से, एक बन गया 2n-1 बीटा बाई 2 डार्क के हिसाब से। अब आपने यहां पर स्क्रीन पे जो पैटर्न बना है उसमें हर क्वेश्चन को बीटा से कर सकते हो, नाम दे दिया बीटा ट्रिक। कैसे, बीटा आपको मालूम है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। क्वेश्चन को पढ़ते समय ध्यान से लिख जाएगा कहां पे mm है कहां पे मीटर है, लैम्डा एंगस्ट्रॉम, इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब रह जाता है केवल इतना सा, पूछा आपसे क्वेश्चन ने स्क्रीन पर 4 ऑर्डर के ब्राइट यानी 4 बीटा और सेकंड ऑर्डर के डार्क के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। यहां तो हो गया 4 बीटा और सेकंड में जब रखोगे तो 2 कहां गया अपना, ये रहा 2n-1, सेकंड रखा 2 4-1 3/2 बीटा। एक है आपका कितना 4 बीटा, एक है आपका 3/2 बीटा। 4 में से 1.5 गया, क्या रह गया 2.5 मतलब 5/2 बीटा, और बीटा कितना लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। तो केवल आपको स्क्रीन के ऊपर कोई भी ऑर्डर का पूछा जाए, आपसे बोले स्क्रीन के एक साइड पर 5th बीटा और नीचे के साइड पर 3rd डार्क में डिस्टेंस क्या होगा, ऐसा पूछते नहीं है कि फिर भी आप कर सकते हो क्वेश्चन को। वो नया क्वेश्चन नहीं, आपके लिए अप्रोच हर की तैयार है। ऊपर बोला 5 बीटा, नीचे बोला 3rd डार्क 2 3 6 - 1 5/2 बीटा, ऊपर 5 नीचे ये, आप आराम से इसके डिस्टेंस बोल सकते हो कितनी। अब दोनों को जोड़ना है, अब डिफरेंस नहीं करना है, क्योंकि ऊपर 5 बीटा और नीचे 5/2 बीटा, एक ऊपर एक नीचे है, इसका मतलब 5 + 2.5, 5 + 5/2, इसका मतलब कितना 15 आपके हिसाब से हो जाएगा 7.5, 15/2 बीटा, 5 और 2.5 7.5, 15/2 बीटा डिस्टेंस हो जाएगी। तो ये अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, आपको दिख जाएगा। तो ये स्क्रीन पर आप समझ लीजिए जीरो ऑर्डर से फर्स्ट डार्क बीटा/2, फर्स्ट ब्राइट 1 बीटा, ऐसे नीचे दिखा दे। सेकेंड अगर बोले डार्क तो 3/2 बीटा। ये किस पे चल रहा है 2n-1 बीटा/2, ऑड नंबर चल रहा है 1 3 5 डार्क के लिए, और इस पर सीधा चल रहा है 1 2 3 4 ब्राइट के लिए। किसी भी ऑर्डर का ब्राइट किसी भी ऑर्डर का डार्क आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब अगर हम इसके लिए यहां ढंग से बोलें तो जो भी यहां पर स्लिट्स हैं उनके किसी एक के सामने हम ट्रांसपेरेंट फिल्म रख दें, स्लैब रख दें, जिसकी थिकनेस t है, इंडेक्स उसके मेटेरियल का म्यू है। तो पहला क्वेश्चन थियोरेटिकल, जिसके सामने रखा उधर ही पैटर्न शिफ्ट हो जाता है। अगर S1 के सामने रखा तो ऊपर शिफ्ट हो गया, अगर S2 सामने रखा तो नीचे शिफ्ट हो गया। मान लो आपने दोनों के सामने एक एक रख दिया और फ्रिंज पैटर्न में सेंट्रल मैक्सिमा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज डिस्टर्ब नहीं हुई, इसका मतलब जितना इसने शिफ्ट दिया उतना इसने शिफ्ट दिया, और शिफ्ट के हिसाब से इस पर हम ले जाएं तो ये आपका चलता है इफेक्ट ऑफ थिन ट्रांसपेरेंट स्लैब या फिल्म इन YDAC। कितना प्रोड्यूस करता है μ-1/T। अब अगर ये पाथ डिफरेंस जो प्रोड्यूस किया है इस ट्रांसपेरेंट फिल्म ने या स्लैब जो भी कह दो, अगर किसी ऑर्डर के ब्राइट फ्रिंज के बराबर है, मैंने बोला 5th
ब्राइट फ्रिंज के बराबर तो खटाक से 5 बीटा लिख दिया, n ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज के बराबर n बीटा। और अगर ये किसी के कह दीजिए डार्क फ्रिंज के हिसाब से बराबर है तो वहां ऑड नंबर चल रहा है 2n-1 बीटा बाई 2, हर जगह बीटा चल रहा है और बीटा आपको मालूम है लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, इसलिए पूरा खेल चलेगा बीटा पे। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, फ्यू सेकंड में क्वेश्चन होंगे। अब इस क्वेश्चन कैसे बोलते हैं, मान लीजिए पहले नॉर्मली पैटर्न बन गया, अब आपने यहां पर एक कोई भी ट्रांसपेरेंट फिल्म रख दी जिसका म्यू टी में एक अननोन रख देंगे। अभी अपन बोल रहे हैं म्यू टी, उसके आपको नोटेशन में दे रखे हैं क्योंकि यहां पे दिखता ही है। जैसे इसको रखते हैं क्वेश्चन बोलेगा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज वहां पहुंच जाती है इसके प्रेजेंस में जहां पहले 5वां ब्राइट फ्रिंज बनती थी, इसका मतलब सीधे वैल्यू क्या हो गई 5 बीटा। आपसे बोल दिया कि अब ये इसकी प्रेजेंस में सेंट्रल मैक्सिमा जीरो ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज वहां चली जाती है जहां पर पहले 4th डार्क फ्रिंज बनती थी। 4th डार्क फ्रिंज यानी n इक्वल टू 4, 2 चौका 8 माइनस 1 यानी कि 7/2 बीटा। 7/2 बीटा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू टी। जब चाहोगे बीटा को लिख दोगे लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। तो इंटरफेरेंस का आप कोई सा भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। कभी आपको दे देंगे स्क्रीन पर एक डिस्टेंस है, उसमें एक वेवलेंथ से इतनी ब्राइट फ्रिंज बनी, दूसरे वेवलेंथ से कितनी ब्राइट फ्रिंज बनेगी। जब आपको मालूम है कि वेवलेंथ चेंज कर दिया तो बीटा चेंज हो गया, और फिर उसके हिसाब से एक ब्राइट फ्रिंज, 2 ब्राइट फ्रिंज, तो डिस्टेंस कितनी, एक के लिए 1 बीटा, 2 के लिए 2 बीटा, तो n के लिए n बीटा। तो किसी डिस्टेंस में अगर n बीटा, जब डिस्टेंस हमारे लिए एक तरह से कांस्टेंट है तो अलग अलग वेवलेंथ के हिसाब से एक के लिए n1 बीटा 1, दूसरे के लिए n2 बीटा 2, लेकिन y तो क्या है, इसकी गिवन डिस्टेंस है। तो फॉर ए गिवन डिस्टेंस अगर हम 2 अलग अलग वेवलेंथ यूज कर रहे हैं तो आपका जवाब हो जाएगा n बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि n1 बीटा 1 इज इक्वल टू n2 बीटा 2। बीटा 1 बीटा 2 में वेवलेंथ का चल रहा है लैम्डा 1 लैम्डा 2, तो आगे बन जाएगा d अपॉन डी स्मॉल डी, कैंसिल हो जाएंगे, n1 लैम्डा 1 n2 लैम्डा 2। इनमें से आपको अगर लैम्डा 1 दिया, लैम्डा 2 दिया, आपको n1 n2 अपने आप दिख जाएंगे। उसमें से किसी को लेके बताओ कि भाई आप फ्रिंज पैटर्न कितना शिफ्ट हो गया है, तो शिफ्ट के हिसाब से आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए ये अपन ने कुछ तैयारी करी थी, ये मैंने बता ही दिया था अभी आपको। ये पूरा अपना एक तरह से YDAC कंप्लीट। अब जब डिफ्रैक्शन को देख लें, दोनों में हल्का सा डिफरेंस रखना, जब आप दोनों पढ़ लेते हो तो कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन अब अगर ये ध्यान रख लो कि जो उसकी कंडीशन थी मैक्सिमा की, वो यहाँ इसकी मिनिमा की है। जो उसके यहाँ ऑड नंबर में 2n-1 चलता था, यहाँ 2n+1 चलेगा मैक्सिमा के लिए। तो जो उसकी मैक्सिमा थी YDAC की n बीटा, वो बन गई मिनिमा की क्या, n लैम्डा कह दो, n बीटा कह दो, जो भी पार्ट डिफरेंस लिख रहे तो n लैम्डा। उधर की कंडीशन मैक्सिमा, इधर की मिनिमा, उधर की मिनिमा, इधर की मैक्सिमा। लेकिन ध्यान रखने में उधर 2n-1 था, इधर 2n+1 है। यहां अगेन n इज इक्वल टू 1 2 3, भूल के जीरो मत लिखना, क्योंकि आपको मालूम है सेंट्रल मैक्सिमा के बाद पहले मिनिमा बनेगा, वो मिलता है लैम्डा पे, तो लैम्डा बाई 2 रह गया। अब फर्स्ट मैक्सिमा बनेगा 3 लैम्डा बाई 2 पर, तो इसमें लैम्डा बाई 2 कभी पिक्चर में नहीं आता। इसका मतलब यहां पर n इक्वल टू 1 2 3 रखना है। नॉर्मली थीटा स्मॉल होता है। अब इस दोनों जगह को आप मिलाकर कोई भी बना सकते क्वेश्चन। अगर आपसे कह दे कि फर्स्ट मिनिमा लैम्डा ए दोनों दे दिए और आपसे बोल दिया सपोज ये बन रहा है 30 डिग्री पर लैम्डा की हेल्प से, तो बताइए फर्स्ट मैक्सिमा कितने बनेगा। जब बोलूंगा फर्स्ट मैक्सिमा n इक्वल टू रख दूंगा 1, ये हो जाएगा क्या 3 लैम्डा बाई 2। 3 लैम्डा बाई 2, मेरे पास लैम्डा अपॉन ए की वैल्यू थी, मैं आराम से थीटा निकाल सकता हूं। मतलब केवल हमको देखना है कि जो बेसिक जहां से स्टार्ट करते हैं वहीं से कोई क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। हम लास्ट में जो फॉर्मूला याद करते हैं कई बार उसको लिखते हैं तो क्वेश्चन मालूम पड़ता है स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा। तो ये हमारी सबसे सीधी सी बात, हर जगह जहां थीटा स्मॉल होता है आप साइन थीटा और टेन थीटा बराबर करके जो अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल बनते हैं कुछ भी निकाल सकते हैं। फिलहाल इसमें डिफ्रैक्शन के अंदर दोनों बातें उल्टी हो गई है। मैक्सिमा वाली कंडीशन बन गई मिनिमा और उधर की जो थी आपकी मिनिमा यहां बन गई मैक्सिमा। उधर था 2n-1 ऑड नंबर में, यहां 2n+1 है। ध्यान रखना जब सेंट्रल मैक्सिमा की बात करते हैं तो उसकी दो तरह की विड्थ, एक उसकी लीनियर विड्थ, एक उसकी एंगुलर विड्थ। कभी कभी आपसे पूछते हैं हाफ विड्थ, या तो एंगुलर विड्थ या लीनियर विड्थ। आया हुआ क्वेश्चन आपके नीट में, यहां पर लैम्डा अपॉन ए एंगुलर डी से मल्टीप्लाई कर दिया, लीनियर विड्थ हो जाएगी। ये दोनों टॉपिक केवल हमको आइडियल रखने हैं। पोलराइजेशन, हल्का सा लॉ ऑफ मॉलस, कभी भी ऐसा पूछा जाए देख सकते हो एंगल क्या दिया, कर सकते हो, अभी तक ऐसे ही क्वेश्चन आया है। और ब्रिस्टल लॉस म्यू इज इक्वल टू NIP,
इस पे खास बात यह है कि जब भी आपसे बोला जाए कि रिफ्लेक्टेड रे कंप्लीटली पोलराइज हो गई है, तो जो भी ट्रांसपेरेंट मीडियम था उसके लिए जब वो रे जारी है दूसरे मीडियम में तो रिफ्लेक्टेड, और जहां वापस रिफ्लेक्ट हो रही है तो दोनों आपस में होती है राइट एंगल। यानी कि अगर ऊपर मान लीजिए एयर है और कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो जो लाइट रे आ रही है जब अगर रिफ्लेक्टेड पूरी पोलराइज हो जाए तो रिफ्लेक्टेड रे और दूसरे मीडियम में रिफ्लेक्टेड रे आपस में क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपके आ चुका है। ये सब मैंने हल्का सा डिस्कस कर लिया। अब मेरे हिसाब से इससे कोई सा भी क्वेश्चन जहां तक हो आज तक जो आया है या आगे कभी आएगा, हर क्वेश्चन हो जाएगा। देखते हैं कैसे नहीं होता। चलिए साथ। Why do you see the intensity of light point on the screen where part difference lambda? जैसे बोला लैम्डा यानी कि क्या 2 पाई, पार्ट डिफरेंस में फेज डिफरेंस क्या हो गया 2 पाई और अपना वो था जो फॉर्मूला अपन प्रैक्टिस कर चुके हैं वैसे तो 4I0 cos स्क्वायर डेल्टा 5/2 cos 2π/2 cos पाई पाई -1 स्क्वायर प्लस यानी कि 4I0। ये बोल रहे कि इंटेंसिटी कितनी है, k है। अगर अब λ/4 हो जाए, λ/4 के लिए क्या हो जाएगा बोलिए, डबल करके π/2 देखो 2 π/4 π/4 इसका मतलब cos 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2 इंटू 4I0 यानी क्या हो रहा है 2I0। पहले था 4I0 उसको बोला k, तो 2I0 क्या कहलाएगा k/2। खत्म। तो मैंने शुरू में प्रैक्टिस कराई थी वहां पे ले जाके इसको आराम से आप देख सकते हो। दोनों क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं एक तरह से आए हुए क्वेश्चन। बस यहाँ पे इंटेंसिटी को k के फॉर्म में लिख दिया, यहाँ के करस्पॉन्डिंग 4I0 है तो यहाँ के करस्पॉन्डिंग 2I0 है, तो k और k/2। In YDAC, light from two identical sources superimposed on a screen, the part difference between two lights reaching at a point on the screen 7 λ/4। ये मैं आपसे कर चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप कर दोगे। आपको मालूम है मैक्सिमम का मतलब 4I0 और इसका जवाब कितना आया था, ध्यान है आपको, ये रहा 7 λ/4 कितना आया था 2I0, 4I0 2I0 यानी कि 1:2। लैंग्वेज कैसे भी लिखे जाए आपका क्वेश्चन करा हुआ है, यानी 1:2। पहले मैक्सिमा 4I0 इसके करस्पॉन्डिंग 2I0 दैट इज 1:2। इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्स अब आराम से कर सकते हो, इस बार न्यूमेरिकल दे दिया तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। λ/3 यानी कि 2π/3 और 2π/3 के बाद नीचे 2 और है तो फिर π/3 और cos स्क्वायर π/3 cos 60 क्या होता है 1/2 का स्क्वायर 4I0 इंटू I0 यानी कि I0। अब आपको मालूम है शुरू में जो थी वो वैल्यू, अगर मैं इसको कुछ भी देर बोल देता हूं, सपोज ये मिलीवॉट के अंदर I' है तो बाई ये 4I0 है तो I'/4 होगा। अब देख लो कितनी है, ये 0.01 यानी 10⁻⁻2 वॉट को लिखा 10⁻³ यानी मिलीवॉट पर मीटर स्क्वायर। तो ये जो दिखने में था ये वास्तव में बन गया 10 मिलीवॉट पर मीटर स्क्वायर बाई 4, 10/4 दैट इज 2.5। बस कन्वर्ट हो गया किसमें, मिलीवॉट पर मीटर स्क्वायर में। जब भी यहां दिक्कत आए जो मैंने आपको शुरू में मसाला दिया है उससे आप कर सकते हो, ठीक है। λ/3 पे अपन ने करा था, ये देखिए λ/3 पर क्या आ गया I0, पहले क्या था 4I0 I0 यानी कि 1/4। अगर वो 10 मिलीवॉट पर मीटर स्क्वायर है तो 10/4 2.5। ये सब आए हुए क्वेश्चन हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ताकि आपको लगे कितने आसानी से हो रहे हैं। अब आगे आपके काफी प्रैक्टिस हो गई। टू कोहेरेंट सोर्स ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटी which interfere. If the ratio of maxima and minima intensity in the interference pattern 25, then find ratio of intensity। आप कर सकते हो, आपको मालूम है I max I minimum, बस यहीं पे आपका सबसे ज्यादा आता है कंपाउंड डिविडेंड। अब ये इंटेंसिटी अलग अलग, ऊपर √I1 √I2 के हिसाब से प्लस करके स्क्वायर और नीचे √I1 √I2 का माइनस करके स्क्वायर। ये आपको दे रखा है क्या 25/1। बस दोनों साइड आपने अंडर रूट किया
उसके बाद आपको मालूम है तरीका, काफी प्रैक्टिस करी होगी, कर सकते हो। इजी क्वेश्चन। कंपाउंड विंडो आता है कि नहीं आता है? एक बार मेरी तसल्ली के लिए 5/1। अब लगा दिया इसको, पूरा a माना, इसको b माना, इसको c d माना। a प्लस बी किया 2√i1, a माइनस बी किया 2√i2। 5 और 1 6, 5 में से गया 4, 3/2। स्क्वायर करा i1/i2, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, i1/i2 क्या होगा 9:4। The interference pattern is obtained with two coherent light source। रेशियो दे रखा है, स्टार्ट कर दिया। इस बार अगेन दोनों अलग अलग है, n/1। जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है उसको मन में सोचते हुए I max होता है i1 प्लस i2। अभी मैं लिख रहा हूं लेकिन आप वहां मन में सोचोगे का स्क्वायर, और I मिनिमम होता है √i1 √i2 का स्क्वायर। ये अपने को वहां पे जगह नहीं लगानी है। अब दिख रहा होगा कि इसमें ऊपर और नीचे क्या होगा। जब स्क्वायर करेंगे तो यहां पे दोनों के 2√i1 i2 i2 जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 4√i1 i2। और नीचे स्क्वायर करेंगे तो वो दोनों कैंसिल होके जो i1 i2 है 2 बार हो जाएगा, तो 2i1 प्लस 2i2 में 2 बाहर निकाल लिया कॉमन। ये आपका हो गया 2√i1 √i2 अपॉन i1 प्लस i2। अब दिख रहा है हमको n को लाना है, तो ऊपर नीचे में i2 से डिवाइड कर दूं और मेरा गेम खत्म हो जाएगा। i2 से डिवाइड करने में एक i2 इधर गया अंडर रूट के अंदर इधर, और एक इसके साथ चला गया, हो गया √i2 i2 बन गया। और इधर हो गया i1 i2 अपॉन i2 1 हो जाएगा। i1 अपॉन i2 क्या दे रखा है मेरे पास n, तो हो गया 2√n। ये हो गया 1, कोई दिक्कत नहीं। नीचे हो गया n प्लस 1, ये आपका जवाब हो गया 2√n अपॉन n प्लस 1। ये वहां पे हमको जगह नहीं लगानी है, मन में सोच के खटाक से लिख सकते थे। तो स्टेप यहीं से स्टार्ट होता सीधे, या यूं कहते यहां से स्टार्ट 2 से काटने के बाद कर सकते हैं। इन YDAC a student observe 8 fringes in a certain segment of screen। आगे क्वेश्चन देखो, एक λ1 यहाँ पे n1 8 फ्रिंजे, उसी की जगह अब यूज कर रहे हैं 400 नैनोमीटर द सेम रीजन ऑफ स्क्रीन। का मतलब यहाँ पे वो पार्टिकुलर लेंथ क्या दे रखी कांस्टेंट, तो जो मैंने बोला था उसी को आप n1 β1 इज इक्वल टू n2 β2, n1 λ1 इक्वल टू n2 λ2 रख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। एक में 8 है, 8 6 48, तो 12 चौक 48 12 होनी चाहिए। फिर भी इसको आप चेक करना चाहो तो 8 इंटू λ1, अभी जरूरत नहीं कन्वर्ट करने की कोई मीटर वीटर में, और इधर आपका पास n2 इंटू 400। अब देख रहे हो बिंदी से बिंदी गई 48/4 दैट इज 12, यानी दूसरे के लिए 12 होगी। मल्टीपल भी कर सकते थे, बिंदिया तो देखिए 8 6 48, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर 12 चौक 48 12। YDAC स्लिट्स स्मॉल डी, वेवलेंथ 2 हो गई। व्हाट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द कॉमन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन, ये कैपिटल डी हो गया। विल ए ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम वन इंटरफेरेंस पैटर्न कोइंसाइड विद दिस। अगेन वही बात आ गई, अगेन जब कोइंसाइड करेगी इसका मतलब वहां पर n1 β1 इज इक्वल टू n2 β2। और आपको डिस्टेंस मालूम है स्क्रीन पे कैसे बताते हैं, तो अब आराम से इसको कर सकते हो। एक के लिए अगर मैं बोल रहा हूं तो वो y1 हो जाएगा डिस्टेंस के हिसाब से, वही n1 β1। अब आप यहां से n1 n2 में से वैल्यू निकाल लो। β1 जब लिखूंगा तो λ1 d अपॉन डी, वही वापस बनने वाला है, λ1 λ2 आ जाएगा। n2 λ2 d अपॉन डी, ये कैंसिल हो गए, तो आपको सीधे बोलना है n1 λ1 इज इक्वल टू n2 λ2। रख दीजिए λ1 अपॉन λ2 n2 अपॉन n1। व्हाट इज λ1 12,000 10,000, बिंदी गई 12/10, यानी कि ये हो गया 12/10, यानी कि 6/5। इसके साथ ये कह दीजिए n1 तो हो गया 5, अब जिससे करना है उससे ध्यान से लिखना, n2 हो गया 6।
N1 5 का मतलब अगर मैं 12,000 को यूज करता हूं तो N1 यूज करूंगा 5 और डिस्टेंस में आराम से निकाल सकता हूं। तो अगर मैं इसको यूज कर रहा हूं तो N1 अगर 5 है तो मुझे बीटा 1 के हिसाब से लिखूंगा, ये डिस्टेंस निकालनी मुझे, ये हो गया मेरा 5 और बीटा 1 की जगह लैम्डा 1 डी अपॉन डी। अब देख लीजिए सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं। अब एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करना, डी स्मॉल और कैपिटल ढंग से रखना, ये 2 मीटर कैपिटल डी है, स्मॉल डी 2 mm, इसको मीटर में कन्वर्ट करना, कर लो, इतना सा रह गया। तो ये होगा 12,000 के हिसाब से 10 की पावर -7, डी है आपका 2 और स्मॉल डी है नीचे 2 इंटू 10 की पावर -3। बाद में आ जाएगा, 2 से 2 गया, 60 इंटू 10 की पावर -4, 6 इंटू 10 की पावर -3, ये मीटर है, 6 इंटू 10 की पावर -3 तो 6 mm। इस क्वेश्चन के 2 स्टेप हो गए, जो पहले वाला था उतना पार्ट तो चल ही रहा था। जैसे लिखेंगे N1 बीटा 1 इजिकल टू N2 बीटा 2, वो कन्वर्ट हो जाएगा फाइनली इसमें, तो अब आपको सीधे ही लिखना था। यहां से आपको मालूम पड़ जाएगा कि लैम्डा 1 के करस्पॉन्डिंग N1 क्या होगा। तो दिख रहा है इसके सामने N1 का 5 वैल्यू है और N2 की क्या है 6 वैल्यू। तो जब आप N1 के हिसाब से यूज कर रहे हो, N1 मतलब फर्स्ट वेवलेंथ, तो आपको उसके हिसाब से बोलना है वो डिस्टेंस y क्या होगी, N1 बीटा 1। अगर आप उससे करते तो फिर वहां पे N2 या 6 लेते तो वही लैम्डा 2 चेंज होके 10,000 लेना पड़ता। आएगा जवाब वही, y1 इजिकल टू N1 बीटा 1 से मैंने सॉल्व किया, आप चाहो तो इसको N2 बीटा 2 से करो, आएगा जवाब वही, फाइनल डिस्टेंस 6 इंटू 10 के -3 मीटर। बैक एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ इस तरह का क्वेश्चन। और अभी एक दूसरी वैरायटी रह जाएगी, जब अपन ट्रांसपेरेंट हल्की सी फिल्म रखेंगे, उन दोनों से एक क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है। इसमें सब तरह की बात आ गई, 2 वेवलेंथ की बात भी आ गई, आपको हर तरह चेक कर लिया, आपको ये भी देख लिया कि पर्टिकुलर हम किसी भी वेवलेंथ के साथ अगर दूसरे वेवलेंथ को कॉन्साइड कर रहे हैं तो कितने मिनिमम डिस्टेंस पे दोनों की सर्टेन कोई फ्रिंज कॉन्साइड करेगी, यानी हर तरह की बात इसमें कवर हो गई है। YDAC पहले ईयर में, देन अदर मीडियम में 8 ब्राइट फ्रिंज, खटाक से 8 ब्राइट इन द मीडियम लाइज वेयर 5 डार्क फ्रिंज। इसका मतलब यहां पे 8 ब्राइट फ्रिंज है इन मीडियम। ये ध्यान रखना, एयर को मैं लैम्डा 0 लिख देता हूं और मीडियम को लैम्डा m लिख देता हूं, इसको बीटा m बोलूंगा और इसको बीटा 0 बोलूंगा। अब देखिए इसकी 8 ब्राइट सीधे 8 बीटा कौन सा मीडियम इज इक्वल टू इसकी कौन सी 5th डार्क, तो 2n - 1, वो ट्रिक लगाइए, बीटा बाई 2, n कितना 5, 2 5 10 -1, 9/2 बीटा, 9/2 बीटा। लेकिन कौन सा एयर है, तो 9/2 बीटा एयर। रख दीजिए बेसिक फॉर्मूला बीटा का, जो आपका होता है लैम्डा डी अपॉन डी। जब मीडियम होगा तो मीडियम लिखूंगा और जब एयर होगा तो एयर लिख दूंगा। अभी ऐसे लिख रहा हूं मैं, यहाँ B0 करूंगा तो लैम्डा 0 कर दूंगा। लैम्डा m क्या होता है, मीडियम चेंज होते ही लैम्डा 0 अपॉन म्यू, तो आपसे म्यू पूछा जाएगा, कर दीजिए बीटा m की जगह लैम्डा m डी अपॉन डी, 9/2 लैम्डा 0 डी अपॉन डी, ये कैंसिल होना ही था और इसको लिख दिया मैंने लैम्डा 0 अपॉन म्यू, 9/2 लैम्डा 0। अब ये से कैंसिल होना था, 8 दूनी 16, तो 9 म्यू इज इक्वल टू 16, तो म्यू इज इक्वल टू 16/9, 1.7 समथिंग। वही बीटा ट्रिक चल रही हर जगह। It is found that 8 bright fringe in the medium lies where 5th dark fringe lies in the air। उसी पर्टिकुलर जहां पे उसकी मीडियम के केस में 8 ब्राइट फ्रिंज बन रही थी, अगर एयर केस में करें तो वहां बन रही थी 5th डार्क। इसका दोनों डिस्टेंस को अपने को बराबर करना था और डिस्टेंस के फॉर्म में हमने इसको बीटा फॉर्म में तैयार कर रखा था, तो आराम से कर सकते हो। मैंने कहा था शुरू में सर्टेन ऑर्डर का ब्राइट फ्रिंज, सीधा आप बोलोगे डिस्टेंस y इज इक्वल टू 8 ब्राइट m, तो बीटा m। और यहां पर अगर हम कह रहे हैं कि डार्क है तो 2n - 1 बीटा बाई 2, तो ऑड नंबर में 9/2 ऐड रखा यहां पे कितना 5, 9/2 बीटा, लेकिन कौन सा मीडियम एयर, तो बीटा नॉट, ताकि मीडियम का रूल हमें ध्यान रहे, फिर गलती नहीं हो। ये मीडियम के हिसाब से
और आपको मालूम है जब भी हम मीडियम की बात करेंगे नो डाउट बीटा एम की वैल्यू, क्योंकि लैम्डा कम हो गया है, डी अपॉन डी तो बस सेम है, फ्रिंज विड्थ पहले से श्रिंक हो जाएगी मीडियम के हिसाब से। अभी आपसे म्यू पूछा था थियोरेटिकल क्वेश्चन, YDAC को किसी और मीडियम में करें एयर की जगह तो फ्रिंज पैटर्न सिकुड़ जाएगा क्योंकि फ्रिंज विड्थ की वैल्यू कम हो गई है। इन YDAC a slab of thickness 1.2 T, index mu, in front of one slit another slab of thickness T, okay unknown, index ठीक है mu1 mu2, इसको T2 इसको T1, प्लेस पोजिशन अनचेंज, इसका मतलब वही बात आ गई, एक के सामने रखी एक के सामने और रखी लेकिन दोनों की चीज क्या हो गई बराबर, इसका मतलब mu1 माइनस 1 T1 mu2 माइनस 1 T2 रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। अब मैं ये बोलूँगा क्या क्या दे रखा है, T1 दे रखा है, mu1 दे रखा है, फिर इधर आपका mu2 दे रखा है, ये अननोन निकाल लीजिए। जब वो माइक्रोमीटर चल रहा तो जवाब भी माइक्रोमीटर में आएगा। शुरू में जो समझाया था इसके सामने भी रख दो इसके सामने भी रख दो, ट्रांसपेरेंट से इसने ऊपर शिफ्ट किया इसने नीचे शिफ्ट किया, लेकिन अगर कुल मिला के सेंट्रल मैक्सिमम वही रहा, यानी कि दोनों का शिफ्ट क्या है बराबर है, और उसी को अपन ने बराबर किया है। म्यू माइनस 1 इंटू टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो 1 के लिए mu1 T1, सेकेंड में mu2 T2, और उससे अपन कर सकते हैं। शुरू का अपना मसाला काफ़ी अच्छा। चलिए अब आपका चालू हो गया फॉर्न ऑफ डिफ्रैक्शन, तो ध्यान से करना, डिफ्रैक्शन चालू हो गया है तो इधर के आपकी मिनिमा कंडीशन और मैक्सिमा कंडीशन को ध्यान से यूज़ करना है। हाफ एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमा इन फॉर्न ऑफ डिफ्रैक्शन, शुरू में बताया था मैंने, हाफ एंगुलर बोला है तो लैम्डा अपॉन ए, लैम्डा है ए है कर लीजिए 6, ये होता है साइन थीटा बराबर लैम्डा अपॉन ए। तो लैम्डा मेरे पास कितना है लैम्डा मेरे पास 6 इंटू 10 की पावर -7 हो गया। ए कितना है 12 इंटू 10 की पावर, ये भी -7 हो गया, मीटर कन्वर्ट करके 1/2, यानी कि ये 1/2, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ध्यान है शुरू से ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, जब हम इसको फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा के हिसाब से बोलेंगे तो ये हमारा एन क्या हो जाएगा 1, ए साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, जो साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन ए, और ये था हमारा बीटा के बराबर, तो इस तरह से दोनों कनेक्ट हो गए। अगर हम इसके अंदर वो पूछ लेते और डी दे देते तो फिर आप इसके लीनियर विड्थ के लिए क्या करते, लैम्डा अपॉन ए इंटू डी कर देते और वो जाती लीनियर विड्थ, लेकिन कौन सी, हाफ लीनियर विड्थ, अभी पूछी थी हाफ एंगुलर विड्थ। अंडरलाइन करके पढ़ना है क्वेश्चन को, डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ सिंगल स्लिट फॉर्म एट फोकल लेंथ लेंस ऑफ दिस वन। मैंने शुरू में डायग्राम बनाया था, आपको मालूम है जब किसी लेंस की बात कर देंगे फोकल लेंथ तो डी का काम कौन करेगा, एफ करेगा। स्लिट विड्थ ठीक है साहब स्मॉल ए, थर्ड मिनिमम इज फॉर्म एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 mm फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम, थर्ड मिनिमम इज फॉर्म, मिनिमम थर्ड, इसका मतलब सीधे आप बोलोगे जो हमारा पार्ट डिफरेंस का था ए साइन थीटा इज इक्वल टू मिनिमम है थर्ड मिनिमम लैम्डा, और टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन डी, डी की जगह एफ हो जाएगा। अब यहां से आप साइन थीटा निकाल दो, हो गया 3 लैम्डा अपॉन ए, यहाँ से टेन थीटा, थीटा इज़ वेरी स्मॉल, अपने को मालूम है इसमें हमेशा ये चीज़ चलती है, तो हम साइन थीटा और टेन थीटा को बराबर कर सकते हैं। सो टेन थीटा इक्वलेंट टू साइन थीटा, अब केवल डेटा रखना है ये वाई अपॉन एफ 3 लैम्डा अपॉन ए, एफ उधर चल जाएगा, वाई इज इक्वल टू 3 एफ लैम्डा अपॉन ए, रख दीजिए। क्या क्या दे रखा है मैं लिख दूंगा, लैम्डा, अच्छा लैम्डा पूछा है, वाई दे रखा है, वाई दे रखा है कितना 5 mm, और लैम्डा निकालना है तो बोलूँगा लैम्डा इज इक्वल टू वाई ए अपॉन 3f, लैम्डा इज इक्वल टू वाई ए अपॉन 3f। अब करें आराम से, वाई क्या है 5m तो इंटू 10⁻³ मीटर हो गया, ए क्या है स्लिट विड्थ 0.3 mm, तो ये 3 इंटू 10⁻⁴ ये मीटर हो गया क्योंकि 0.3 था,
और यहाँ पे 3f कितना है 1 मीटर, 5 इंटू 10 की पावर -7 मीटर यानी कि 5000 एंगस्ट्रॉम। बेसिक छोटे छोटे से जो फॉर्मूले आपके शुरू में पढ़ाई आप करते हो वही बस काम आ रहे हैं। ये अपनी कंडीशन थर्ड मिनिमम के हिसाब से लगा दिया अपन ने। मिनिमम ऑर्डर क्या चलता है एन लैम्डा, थर्ड तो n इक्वल टू 3। और फिर अपने को मालूम है कि हमको डिस्टेंस निकालनी है, तो अपना ये जो इसका डायग्राम अगर आपको ध्यान हो, मैं इसको क्यों ला रहा हूँ पीछे बारी बार, इस पहला टाइम लग रहा है लेकिन आपको दिख जाएगा डायग्राम से कितनी बात सीधे जुड़ती है। ये हमारे पास अगर बोले तो tan थीटा इज इक्वल टू ये डिस्टेंस y अपॉन d, लेकिन इस समय d क्या f का काम कर रहा है। अगर ये बिल्कुल पास में कॉन्वेक्स न सके तो उसकी फोकल लेंथ ही f d के बराबर होगी, जो इस समय 1 मीटर दे रखी थी। मेक इट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बातें इसमें जो डिफ्रैक्शन था उसमें काम आ गई, डिस्टेंस भी काम हो गई स्क्रीन पर, और पार्ट डिफरेंस भी आ गया मिनिमा के हिसाब से। एट द फर्स्ट मिनिमम एडजस्टिंग टू सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ ए सिंगल से डिफ्रैक्शन पैटर्न द फेज डिफरेंस बिटवीन द हाइगन्स वेवलेट फ्रॉम द एज ऑफ द स्लिट एंड द वेवलेट। ये मैंने एक डायग्राम बनाया था, उसमें आपने देखा होगा अगर ये यहाँ पर लैम्डा है तो ये लैम्डा बाई 2 हो जाएगी मिड पॉइंट के हिसाब से। ये एक मान लीजिए इसका एक एज, ये मिड पॉइंट, तो लैम्डा बाई 2 के हिसाब से हमको मालूम है, खटाक से बोलिए, डबल करके क्या हो जाएगा फेज डिफरेंस पाई रेडियन। ये फर्स्ट मिनिमा है, फर्स्ट मिनिमा के हिसाब से, तो इसने ये बोला है कि फर्स्ट मिनिमा, लेकिन किसके भी जो पूछा है, अब पूछा है फेज डिफरेंस बिटवीन द हाइगन्स वेवलेट फ्रॉम द एज ऑफ द स्लिट एंड द मिड पॉइंट ऑफ द स्लिट, इसलिए फिर वो जो यहां लैम्डा है वो यहां बन जाएगा लैम्डा बाई 2, और लैम्डा बाई 2 के करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा पाई रेडियन। केवल डायग्राम को देख के भी आप इसको समझ सकते थे। In a diffraction pattern due to single slit of width A, the first minimum observed an angle 30 degree। खटाक से यहां तक हो गया, सीधे A sin थीटा, फर्स्ट मिनिमम n इक्वल टू 1, मिनिमम की बात चल रही, ध्यान रखना टॉपिक वाइड ऐसे नहीं है, फॉर्म ऑफ डिफ्रैक्शन, और फॉर्म ऑफ डिफ्रैक्शन के हिसाब से ध्यान से लिखना है। तो मेरे पास यहाँ पे 30 के हिसाब से साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन ए, लेकिन थीटा दे रखा कितना 30 यानी कि 1/2, नंबर 1। आगे चलें, द फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम ऑब्जर्व एन एंगल, फर्स्ट सेकेंडरी, अब आगे बात मैक्सिमा, लेकिन कौन सा फर्स्ट ऑर्डर, तो यहाँ खड़ा से लिखूंगा ए साइन, इसको थीटा डैश लिख देता हूँ, कौन सा 2n-1, तो रखूंगा कि 2n+1 रखूंगा, 2n+1 आईडी से नहीं है, n इक्वल टू रखा 1, तो 3 लैम्डा बाई 2। यहां से मेरा जवाब हो गया साइन थीटा डैश, जिसमें मुझे निकालना है थीटा डैश का ये एंगल, और ये हो गया मेरा 3 लैम्डा बाई ए, लैम्डा बाई ए 1/2 है, तो 3/2 1/2 साइन थीटा डैश 3/4, सो थीटा डैश इज इक्वल टू साइन इनवर्स, गुड क्वेश्चन 3/4, लेकिन पेन चलता गया, क्वेश्चन होता गया। मिनिमा कंडीशन ध्यान से रखनी है, वाईडी से नहीं है, और जब मैक्सिमम तो यहां भी ध्यान रखना है 2n-1 नहीं 2n+1, और n इक्वल टू 1 रखना है क्योंकि फर्स्ट मिनिमा की बात करी, 2+1 3/2 लैम्डा। After passing through a polarizer, a linearly polarized light of intensity I incident on a laser make an angle of 30 degree। ठीक है, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो इमिटेड होगी, तो आप जानते हो सीधे I2 इक्वल टू I, इसको आई डैश लिख दो या I1 लिख दो, लेकिन सीधा cos स्क्वायर थीटा, इसको अगर आई डैश लिखता हूँ तो ये I cos स्क्वायर थीटा कितना है 30 डिग्री। आपका सीधे से क्वेश्चन 30 कितना होता है cos 30, √3/2 स्क्वायर करोगे 3/4I। अभी ज़्यादा घुमाने वाली बात ही नहीं करी आपसे, ऐसे क्वेश्चन आए आपके नीट में। द ब्रिस्टल एंगल्स IB फॉर इंटरफेस शुड बी, सीधे ब्रिस्टल लॉ बोलिए tan IP इक्वल टू होता है म्यू, लेकिन आपको मालूम है म्यू जब भी मीडियम का होगा 1 से ज़्यादा होगा,
तो 10 IP के हिसाब से अगर मैं बोल रहा हूँ ये 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब मेरा एंगल की वैल्यू 45 से ज़्यादा है। या IB लिखा तो ब्रिस्टल के लिए IB लिख दो, IB की वैल्यू तो बात हो गई 45 से ज़्यादा। लेकिन आपको मालूम है कभी 90 हो सकता है क्या? क्योंकि 90 होते ही तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब अगर इसको रेंज बोल दें, IB की वैल्यू 45 से ज़्यादा यानी 45 से कम लेकिन 90 से, तो 45 से ज़्यादा और 90 से कम। नाइन्टी तो हो ही नहीं सकता कभी, 1090 इनफाइनाइट हो जाएगा। तो बच्चों ये आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली आपको ये फॉर्मूला तो मालूम होता है, इससे कुछ भी पूछा जाए, ठीक है, म्यू देकर, लेकिन आप ये देख सकते हो कि म्यू के हिसाब से ये एंगल जो ब्रिस्टर एंगल है ये वास्तव में 45 से ज़्यादा होगा, 90 से हमेशा क्या होगा, कम। बस इस बात का ध्यान रखना, इस बात के लिए क्वेश्चन में दम। देखें लास्ट अब क्या है, 10 तो चल ही रहा है। Unpolarized light incident angle 60 on a transparent medium from air, okay, air ये मीडियम, इंसिडेंट कितने एंगल पर, 60 डिग्री। एंगल हमेशा होता है नॉर्मल से। रिफ्लेक्शन तो हो गया इस तरह से, ये भी हो गया 60, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ तक तो बात हो गई सदाबहार। अब क्या बोल रहे थे, रिफ्लेक्टेड रे कंप्लीटली पोलराइज, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट आ गया। जब ये कंप्लीट पोलराइज मैंने शुरू में बताया था, अब अगर कलर चेंज करके लिखें तो जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे है उसका ये एंगल पूछा जा रहा है, ये है रिफ्रैक्टेड। और आपको मालूम है इस कंडीशन में दोनों के बीच का ये एंगल, जब ये कंप्लीटली पोलराइज हो जाती है, ये एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। अब आप कर सकते हो आराम से, दिस 60, ये पूरा 90 तो 30, ये 30 तो नो डाउट, ये 60, ये 60 तो ये 30। फ्लो में चलते रहे, I=R के साथ रिफ्लेक्शन का लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये 60 तो ये 30, ये पूरा 90 था, लेकिन ये 90 है इस समय इस कंडीशन के कारण, तो ये 30 तो ये 60। जब 60 हो गया तो सीधी सी बात है, पूरा ये 90 है तो ये कितना हो गया, 30 हो गया। ध्यान से करना है, 30 डिग्री। I=R 60, ये पूरा 90 है तो 30, लेकिन ये आपस में परपेंडिकुलर इस कंडीशन के लिए, तो ये 30 तो ये 60, लेकिन ये पूरा 90 तो 90 और 60 30। और एंगल किससे में से करते हैं, नॉर्मल से, ये नॉर्मल है, तो ये एंगल आपका कितना हो गया, 30 डिग्री। तो बच्चों ये एक छोटा सा टॉपिक जो आपके लिए 2 क्वेश्चन तैयार कर चुका है 5 मई के लिए, यहाँ पे हम ख़त्म कर रहे हैं। और आज का गुरु मंत्र, लाइफ में अप डाउन चलते रहते हैं जो कि वास्तव में एक रियलिटी है। अगर हमारा किसी का भी ECG लिया जाए तो कभी स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, उसका मतलब डेड हो गया, हमेशा क्या होगा, अप डाउन, SHM की तरह। बस उसको हमेशा रियलिटी मानकर अपने प्रयास, अपने मनोबल के साथ, हौसले के साथ करते रहना चाहिए, क्योंकि जो गिरा है वो उठा है, जो उठा है वो चला है, जो चला है वो आगे बढ़ा है, और कई बार उसी ने इतिहास गढ़ा है। इसलिए जो मुश्किलों से लड़ा वो आगे बढ़ा, और जिसने अपनी किस्मत को खोसा वो आज भी वहीं खड़ा। इसलिए मुस्कुराते हुए स्ट्रगल करते जाइए, ये ज़िंदगी का सार है। ओके, कीप स्माइलिंग, ऑल द बेस्ट।